नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक और उसके बाद जो सैयद वंश आता है उसकी हम बात करेंगे। पिछले वीडियो में हम फिरोज शाह तुगलक के प्रशासन और उनके विजयी अभियानों को देख चुके थे। अब हम यहाँ आगे की बात करते हैं। इनके प्रमुख स्थापत्यकार यहाँ पर मलिक हैना अहमद जैसे हमें देखने को मिलते हैं। फिरोज शाह तुगलक यानी कि एफएसटी सल्तनत काल का एकमात्र शासक है जो अपनी जीवनी लिख रहा है, फुतुहात ए फिरोज शाह नाम से। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहली बार कोई अगर सल्तनत कालीन सुल्तान अपनी जीवनी लिख रहा है तो वह फिरोज शाह तुगलक है। यहाँ पर फिरोजाबाद शहर की वह स्थापना करवाता है और यहाँ पर जल घड़ी जो कि ताश घड़ियाल स्थापित वह करवाता है। नक्षत्रशाला भी यहाँ स्थापित करवाता है। सल्तनत काल में क्या क्या वह पहली बार कर रहा है वो देखो। तो वो 2 बार राज्याभिषेक करने वाला, खलीफा से खिलत प्राप्त करने वाला, 2 बार वो भी खिलत प्राप्त कर रहा है। ऐसा करने वाला वह सल्तनत काल का पहला सुल्तान है। अब ये ध्यान रखना कि खलीफा से सुल्तान की उपाधि या खिल्लत सबसे पहले प्राप्त की थी इल्तुतमिश ने, लेकिन अभी तक किसी भी सुल्तान ने 2 बार खिल्लत प्राप्त नहीं की थी। तो ये भाई साहब जो रहते हैं ये 2 बार राज्याभिषेक भी करवाते हैं और ये 2 बार खिल्लत भी प्राप्त करते हैं। और ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि अपनी जीवनी लिखने वाला पहला सुल्तान कौन है, तो वह एफएसटी ही है और फुतुहात ए फिरोज शाही नाम से फुतुहात ए फिरोज शाह नाम से ये अपनी जीवनी लिख रहा है। अब खलीफा जो उपाधि इसको देता है जिस खलीफा से ये खिल्लत प्राप्त करता है उनका नाम रहता है सैयद उस-सलातीन। उत्तर प्रदेश के बहराइच में सालार मसूद गाजी की यात्रा की वह मुंडन इसने करवाया था। 1388 में इसकी मृत्यु हो जाती है। फिरोज शाह ने कुछ सिक्के भी चलवाए जिनमें चांदी का सिक्का था सजगनी, हस्तगनी और दोगनी। तो लास्ट में नी जिनमें आए आप यहाँ पर से समझ सकते हो वो इसके फिरोज शाह एफएसटी के सिक्के हैं और चांदी के ये हैं। चांदी और तांबा के जो सिक्के चले उनमें अद्धा और बिख जैसे सिक्के शामिल हैं। सिक्कों पर यह अपना और अपने पुत्र का नाम यहाँ पर ये अंकित करवाता है। अब देखिए एफएसटी ने अपने वजीर खाने जहाँ मकबूल तेलंगानी पर अष्टभुजाकार मकबरा बनवाया था और वह इसका काफ़ी ज़्यादा सम्मान भी करता था। हम देखें कि किस तरह से जब वह आक्रमण करता है और सिंध क्षेत्र में उसके आगे तो वह फंस जाता है, उसकी सेना रास्ता भटक जाती है। तो यहाँ पर तेलंगानी उसकी मदद करता है और उसके कई विजय अभियानों का नेतृत्व भी खाने जहाँ तेलंगानी करता है। और ये तेलंगाना का एक ब्राह्मण था जो मुस्लिम धर्म को अपना लेता है और फिर एफएसटी के वजीर पद तक पहुंचता है। एफएसटी के उत्तराधिकारियों की बात करें तो एफएसटी का पोता गयासुद्दीन सेकंड या तुगलक शाह नाम से गद्दी पर बैठता है। फिर अबू बकर बैठता है, फिर मोहम्मद शाह तुगलक बैठता है और फिर अलाउद्दीन सिकंदर शाह गद्दी पर बैठता है। अब देखना ये ज़्यादा लंबे समय तक ये बैठते नहीं हैं। ये अयोग्य शासक होते हैं तो इनका टाइम पीरियड बहुत कम होता है। अलाउद्दीन सिकंदर शाह के समय सत्ता के 2 केंद्र बन जाते हैं। पहला दिल्ली और दिल्ली में रहता है नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह जो कि अंतिम शासक होता है। और जो दूसरा केंद्र है फिरोजाबाद, यहाँ पर जो शासक रहता है वह रहता है नुसरत शाह। और ये सभी शासक एक प्रकार से काफ़ी कमज़ोर और अयोग्य शासक होते हैं। तुगलक काल में बहुत सारे राज्य हम स्वतंत्र होते हुए देखते हैं। सबसे ज़्यादा हम देखते हैं जो मोहम्मद बिन तुगलक है उनके काल में। तो कौन कौन से स्वतंत्र हुए मुख्य रूप से देखो जो एफएसटी है उसके टाइम पीरियड में। तो 1389 में मलिक उस शक्र सरकी वंश यहाँ पर स्थापित होता है। मालवा 1401 दिलावर खां घुरी ये स्वतंत्र करता है। गुजरात में 1407 जाफर खां शासक बनने के बाद ये मोहम्मद शाह की उपाधि लेता है। और अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक की अगर हम बात करें तो 1398 ईस्वी में तैमूर जो कि तुर्क आक्रमणकारी है, तैमूर लंग ने खैबर दर्रे होते हुए भारत पर आक्रमण किया। अब देखो खैबर दर्रा जो है यहीं पर से आपको सिकंदर मिलेगा, यहीं पर से आपको तैमूर लंग मिलेगा
और यहीं पर से आपको मोहम्मद गजनवी जैसे आक्रमणकारी भी मिलेंगे। वहीं जो बोलन दर्रा है वहाँ पर से आपको मोहम्मद गौरी मिलेगा। अब देखो, महमूद व मल्लू इकबाल जो कि उसका वजीर था, गुजरात भाग जाते हैं और तैमूर कुछ दिन दिल्ली पर रहता है और लूटपाट करता है और नरसंहार करता है और फिर वह वापस लौटते समय अपने एक अधिकारी को पंजाब का प्रमुख बना देता है। अब जो महमूद तैमूर के आक्रमणों की जानकारी हमें कैसे मिलती है, तो मुल्ला अली यज़दी के जाफरनामा, तैमूर की आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी, मलफूजात ए तैमूरी जो कि तैमूर की आत्मकथा है जो उसने खुद लिखा है, उसमें वह जानकारी देता है कि भाई मैंने भारत पर आक्रमण किया और आक्रमण के समय वहाँ का शासक और उसका वजीर वहाँ से भाग गया था। अब महमूद गुजरात से वापस लौटकर 1412 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक शासन करता है। हालांकि यह सल्तनत काल का सबसे कमजोर काल चल रहा था। आप ही देखो कि सल्तनत का जो सुल्तान है वह नेगोशिएशन करने के बजाय, वह युद्ध करने के बजाय डर कर भाग जा रहा है। अब देखो, जो दौलत खां है अफगान सल्तनत का अधिकारी, वह दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। खिज़्र खां ने 1414 ईस्वी में दौलत खां को पराजित कर सैयद वंश की यहाँ पर स्थापना की और सैयद वंश यहाँ पर से स्थापित होता है और इनके पास भी काफ़ी कम समय काल होता है। और सबसे कम समय काल हम देखते हैं सल्तनत काल में किस वंश का रहा, तो वह है खिलजी वंश का, मात्र 30 वंश। और अगर हम उसके बाद सबसे छोटा दूसरा कार्यकाल वाले वंश की बात करें तो वो है यहाँ पर सैयद वंश। अब देखो, सैयद तुर्की थे मूल रूप से और पैगंबर के वंश से स्वयं को ये जोड़ते थे। ये मानते थे कि भाई हम पैगंबर साहब के वंशज हैं। पंजाब सिंध भी दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बने और सुल्तान की उपाधि ये नहीं लेते हैं और ना ही ये खिल्लत प्राप्त करते हैं, क्योंकि इन्होंने खिल्लत प्राप्त नहीं की इसलिए इन्होंने सुल्तान की उपाधि नहीं ली। अब चूंकि ये सीधे खुद को पैगंबर साहब से जोड़ रहे हैं तो इन्हें लगा कि भाई हम फिर खलीफा से क्यों मान्यता प्राप्त करें जब हम सीधे जो पैगंबर साहब हैं उनके ही वंशज हैं। तो और ये रैयत आला की उपाधि यहाँ पर ये लेते हैं, कौन? सैयद वंश के शासक। और स्वयं को तैमूर के वंशज शाहरुख मिर्जा का अधिकारी स्वयं को बताता है और उसे भी ये कर देते हैं। तुगलक शासकों के सिक्के ही ये जारी रहने देते हैं और सैयद वंश उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इनके समय पर ना तो कोई राजनीतिक महत्व की घटना घटित होती है और ना ही इनका सांस्कृतिक और स्थापत्य में ज़्यादा योगदान है। अब देखो, मुबारक शाह की हम यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ हमने किसकी बात की ऊपर? खिज़्र खां जो कि इनका संस्थापक है सैयद वंश का। अब यहाँ पर दूसरे शासक मुबारक शाह की हम बात कर रहे हैं जो कि 1421 से 34 तक ये गद्दी पर बैठता है। अब देखो, इसने सुल्तान की उपाधि ली और सैयद वंश का ये प्रथम शासक होता है जो सुल्तान की उपाधि ले रहा है। इससे पहले हम संस्थापक खिज़्र खां को देख रहे हैं तो वो सुल्तान की उपाधि नहीं ले रहा और ना ही वह खलीफा से मान्यता प्राप्त कर रहे हैं। तो जो पहला सुल्तान यहाँ पर माना जाएगा वो कौन माना जाएगा? मुबारक शाह, क्योंकि मुबारक शाह खिज़्र खां का जो बेटा रहता है ये पहली बार यहाँ पर सुल्तान की उपाधि लेता है। मुबारकाबाद ये नगर बसाता है और याहिया बिन अहमद सरहिंदी जैसे विद्वान को यह संरक्षण देता है। और याहिया बिन अहमद सरहिंदी तारीख ए फिरोज शाही मुबारक शाही लिखता है जो कि जीवनी है इसकी, मुबारक शाह की, और इसमें सैयद वंश की जानकारी हमें मिलती है। अब इसके बाद देखिए, आगे चलकर मुबारक शाह की हत्या उसके वजीर मलिक सरवर ने कर दी। मलिक सरवर यहाँ पर हत्या कर देता है और फिर मोहम्मद शाह, जो हम मोहम्मद शाह देखते हैं, अगला शासक मोहम्मद शाह बनता है। और मोहम्मद शाह 1434 से 1445 ईस्वी तक रहता है। दिल्ली के पास मोहम्मदाबाद नगर बसाता है। मालवा शासक महमूद खिलजी ने दिल्ली पर आक्रमण किया और इस आक्रमण से बचने के लिए अफगान अधिकारी बहलोल लोदी से यह सहायता मांगता है और आक्रमण जो रहता है खिलजी का, वह यह आक्रमण असफल कर देता है बहलोल लोदी की सहायता से। बाद में प्रसन्न होकर सुल्तान बहलोल लोदी को सरहिंद का इक़्तिदार बनाता है और खाने जहाँ की उपाधि लेता है। वह लोदी को प्यार से फर्जंद यानी कि अपना पुत्र पुकारता है। फर्जंद का मतलब क्या होता है? पुत्र होता है। तो वह क्या कहता है? फर्जंद कहता है।
अब अगला शासक जो रहता है वो रहता है अलाउद्दीन आलम शाह, 45 से 51 तक। सल्तनत का सबसे छोटा राज्य इसके समय पर होता है, क्योंकि यह इतना कमज़ोर होता है कि समय के साथ साथ जो विद्रोह होते हैं या उन्हें दबाने में नाकामयाब साबित होता है। अब प्रसिद्ध कहावत इसके समय पर चलती है कि सुल्तान का क्षेत्र आलम से पालम तक, यानी कि दिल्ली में ही यह सिमट कर रह जाता है, आलम से पालम तक इसका जो क्षेत्र है। अब बहलोल लोदी के पक्ष में सल्तनत का त्याग कर ये स्वयं सुल्तान बदायूं चला जाता है। अब यहाँ पर कुछ अलग अलग मत है कि इसके ऊपर बहलोल लोदी ने दबाव डाला, लेकिन कहते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा शांति प्रिय था, या फिर काफ़ी ज़्यादा इसको रुचि, मतलब बिल्कुल भी एक प्रकार से इसको राजनीति में कोई रुचि नहीं थी। इसीलिए कहते हैं कि ये जो बहलोल लोदी है, जो कि इसके पिता के बहुत प्रिय था और इसके समय पर भी एक बहुत अच्छा अधिकारी था, तो ये उसको पूरी सत्ता छोड़ देता है अलाउद्दीन आलम शाह और चला जाता है। तो एक बहुत अजीब टाइप का एग्जाम्पल आपको इंडियन हिस्ट्री में देखने को मिलता है यहाँ पर, कि एक शासक सत्ता छोड़ दे रहा अपनी किसी और के लिए, और यहाँ पर से वह सत्ता छोड़कर बदायूं चला जाता है। अब ये एक बहुत ही कमज़ोर जैसा शासक था, और ये अपने वजीर, इसका जो वजीर था हामिद खां, वह काफ़ी ज़्यादा विवाद कर रहा था और काफ़ी षड्यंत्र इसके खिलाफ रच रहा था। तो ये काफ़ी परेशान था उससे। तो इसने कहा, भैया ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब ये मेरी जगह पर अगर मैं किसी और को बिठा दूंगा तो फिर यहाँ पर हामिद को एक अच्छा सबक यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। तो अब हम यहाँ पर लोदी वंश को पढ़ते हैं और लोदी वंश को समझते हैं। ठीक है, अब हमने इस वीडियो में अभी तक क्या देख लिया? हमने देखा फिरोज शाह तुगलक, उसका आगे का भाग हमने देखा, और हमने यहाँ पर देखा सैयद वंश, और हम यहाँ पर देखने वाले हैं लोदी वंश को। देखो 1451 से 1426 ईस्वी तक लोदी वंश, सॉरी 1526 ईस्वी तक लोदी वंश यहाँ पर रहता है, और इसके पास भी एक अच्छा खासा टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है, और भारत पर स्थापित पहला अफगान वंश था, ये ध्यान रखना। दूसरा अफगान वंश हम देखते हैं कि जो शेर शाह सूरी होता है, जो चौसा और बेलग्राम जैसे युद्धों में बाबर के बेटे हुमायूं को हराता है और मुगलों को सत्ता से हटाकर खुद अपनी सत्ता स्थापित करता है, वह सूरवंश होता है। अब अफगानों के गिलजई कबीले की साहू खेल शाखा से ये संबंधित थे। अब इस वंश का जो संस्थापक था वह बहलोल लोदी था। हमने पिछले वीडियो में देखा कि किस तरह से जो अलाउद्दीन है क्या नाम है उसका, अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह किस तरह से अपनी सत्ता अपने विश्वास पात्र बहलोल लोदी को सौंप देता है और कहता है कि भैया अब से तुम शासन करो और मैं तो चला बदायूं। तो यहाँ पर बहलोल लोदी, सॉरी, यहाँ पर बहलोल लोदी 1451 से 1489 तक एक अच्छा खासा कार्यकाल इसका रहता है, और यह लोदी वंश का संस्थापक था। सल्तनत काल में बहलोल लोदी के समय सुल्तान पद की प्रतिष्ठा में सर्वाधिक कमी हमें देखने को मिलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने पहले देखा था कि जो फिरोज शाह तुगलक है, वह अपने जो समर्थक है या फिर जो जिन्हें वह मनाना चाहता है, जिनकी सहयोग से वह सत्ता को लंबे समय तक बनाए रखेगा, उनको खुश करने के लिए वह कई सारे ऐसे प्रशासनिक कार्य करता है जिनसे दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासन है वह चरमरा जाता है। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि लोदी वंश पहला अफगान वंश है। तो ये क्या करता है कि जो अफगान सरदार होते हैं वह ये उनको अपना भाई मानता है और उनके साथ जमीन पर बैठता है और उनके आने पर खड़ा हो जाता है। तो जो सुल्तान पद की प्रतिष्ठा होती है, एक राजा की जो वैल्यू होती है, वो ये यहाँ पर समाप्त करने का काम करता है। हालांकि बाद में इसका बेटा सिकंदर लोदी उसको पूरी तरह स्थापित करने का काम करेगा। देखो, इसने अफगानों की जातीय समानता की परंपरा को बनाए रखा और इस समय अमीरों के बीच सुल्तान की स्थिति सामानों में प्रथम थी। मतलब ये कहता था कि भाई जितने अफगान सरदार हैं हम सब समान हैं, बस इतना है कि हम सब समान हैं, लेकिन सब में जो फर्स्ट है वो मैं हूँ, बाकी हम सब समान हैं, कोई किसी से बड़ा नहीं है।
अब जातीय समानता की परंपरा का पालन करते हुए बहलोल लोदी ने अपने अफगान अमीरों को युद्ध की लूट में सुल्तान के बराबर हिस्सा दिया। वह अपने अमीरों के समक्ष सिंहासन के बजाय कालीन पर नीचे जो कालीन बिछी होती है उसमें वह बैठता था। वह अपने अमीरों को मनद ए अली कहता था। क्या कहता था? मसनद ए अली कहता था। अफगान अमीरों को दिए गए इक़्ताओं में वह कभी हस्तक्षेप नहीं करता था। तो इस तरह से उसने एक ऐसी परंपरा की शुरुआत की जहाँ पर सुल्तान कौन है समझ में नहीं आ रहा है। बस वह इतना कह रहा है कि भाई मैं अगर गद्दी पर बैठा हूँ तो नाम मात्र के लिए आप मुझे मान लो कि मैं सुल्तान हूँ और मैं आप सब में पहला हूँ। हम सब एक समान है और हम सब में मैं फर्स्ट हूँ। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की वह बातें कर रहा है, लेकिन वो सुल्तान पद की प्रतिष्ठा को इतना ज़्यादा गिरा देता है कि उसको देखकर ऐसा लगता नहीं है, कोई अफगान सरदार उससे जब मिलता है कि भैया ये तो सुल्तान नहीं है, ये तो हमारे ही जैसे है। तो देखो अफगान अमीरों को दिए गए इक़्ताओं में वह कभी हस्तक्षेप नहीं करता। समकालीन लेखक अब्दुल्ला खां अपनी पुस्तक तारीख़-ए-दाऊदी में जानकारी देते हैं लोदी और सूर वंश की, जो कि अफगान वंश है। कौन से? अफगान वंश है। अब अब्दुल्ला खां लिखते हैं कि जब कभी बहलोल लोदी का अपने अफगान अमीरों के साथ विवाद होता था तो वह अपनी पगड़ी उतारकर अमीरों के सामने रख देता था और कहता था, यदि मैं सुल्तान पद के योग्य नहीं हूँ तो किसी और को सुल्तान बना दीजिए। तो इतना ज़्यादा सरेंडर आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। तो अब समझ में आ रहा है कि अलाउद्दीन ने इसको क्यों गद्दी सौंपी, क्योंकि भैया ये अलाउद्दीन से गया बीता यहाँ पर नज़र आता है। तो देखो 1484 ईस्वी में बहलोल लोदी जौनपुर क्षेत्र को जीत लेता है और सल्तनत में मिलाने के बजाय अपने बड़े पुत्र बरबक शाह को स्थापित वहाँ पर कर देता है। हालांकि आगे सिकंदर लोदी अपने ही भाई को हराकर जौनपुर क्षेत्र को दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। अब देखो बहलोल ने दरभंगा राज्य जो कि बिहार में है, यहाँ कीरत सिंह शासन कर रहे थे, उसको अधीनता स्वीकार करवाता है कीरत सिंह को। ग्वालियर में मानसिंह तोमर पर आक्रमण करता है, हालांकि यह आक्रमण असफल रहता है। अब मानसिंह तोमर इस काल का एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ था और बाबर ने भी मानसिंह तोमर के किले की बहुत ज़्यादा तारीफ की है और इसे जिब्राल्टर ऑफ किलों का जिब्राल्टर कहा जाता है और भारत के सबसे मजबूत किलों में से एक ग्वालियर का किला माना जाता है। और देखो बहलोल लोदी धार्मिक दृष्टि से उदार था। हिंदुओं को भी वह प्रशासन में उच्च पद देता है। राय करण सिंह, राय प्रताप सिंह, राय नरसिंह, राय त्रिलोक चंद, राय दादू जैसे लोगों को वो अपने प्रशासन में उच्च पद देता है। तांबे का सिक्का बहलोली चलाता है और बहलोली जो था वह एक टंका 40 बहलोली का होता था और अकबर के काल तक यह बहलोली सिक्का चलता है। सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी तक ये अगला शासक हमें देखने को मिलता है। तो इस पूरे लोदी काल में आपको 3 शासक ही देखने को मिलेंगे, बहलोल लोदी और फिर सिकंदर लोदी और फिर 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक आपको इब्राहिम लोदी अगला शासक देखने को मिलता है। तो ये सिकंदर लोदी जो था ये इस वंश का सबसे बेहतरीन शासक आप कह सकते हो और ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है। अब देखो सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम था निज़ाम शाह। इसकी माता हिंदू थी और अक्सर हमने देखा कि हिंदू माताओं से उत्पन्न जो बच्चे हैं वह जब बड़े होते हैं और उन्हें अपने आप को ये साबित करना होता है कि भाई मैं एक अच्छा मुसलमान हूँ और मैं मुस्लिम जो नियम है उन्हें बाकायदा मानता हूँ, तो इस चीज़ को साबित करने के चक्कर में अक्सर वे कट्टर नीतियों का पालन करते थे। चाहे आप फिरोज शाह तुगलक की बात करो या उससे पहले के कुछ एक दो और शासकों की बात करो। तो यहाँ पर देखो इसका वास्तविक नाम था निज़ाम शाह, इसकी माता हिंदू थी। अपने भाई बर्बक की हत्या करके जौनपुर को सल्तनत में ये मिला लेता है। सिकंदर लोदी ने बंगाल के शासक व इसका जो मित्र था अलाउद्दीन हुसैन शाह की सहायता से बिहार को जीतकर सल्तनत में मिला लिया। सिकंदर लोदी ने पूर्वी राजस्थान के राजपूत राज्यों धौलपुर, नरवर, चंदेरी, नागौर, मंदरेल जैसे क्षेत्र के शासकों को हराया और इन्हें दिल्ली सल्तनत में मिलाने का काम किया। अब देखो 1504 ईस्वी में आगरा नगर की यह स्थापना करता है। वहाँ बादलगढ़ का किला ये बनवाता है
और आगरा की स्थापना पूर्वी राज्यों पर नियंत्रण के उद्देश्य से की। 1506 ईस्वी में दिल्ली के स्थान पर आगरा को यह राजधानी बनाता है। तो 1504 ईस्वी में यह आगरा नगर की स्थापना करता है और 1506 ईस्वी में यह आगरा को अपनी राजधानी बनाता है। इसके विषय में एक इतिहासकार, एक विद्वान लिखते हैं कि भाई ये नहर से नाव के जरिए यात्रा कर रहा था और इसने एक ऊंचे स्थान पर एक बहुत ही खूबसूरत शहर को देखा और फिर कहा कि अब से इस शहर का नाम आगरा होगा। और अगले 2 वर्षों तक उस शहर का विकास हुआ, वहाँ किला वगैरह बना और फिर उसने इस आगरा शहर को अपनी राजधानी घोषित कर दी। आगे चलकर हम देखते हैं कि मुगल काल में भी आगरा राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र होता है और आज ताजमहल जैसी इमारतें, फतेहपुर सीकरी जैसे प्रमुख शहर, जो कि ऐतिहासिक शहर है, ऐतिहासिक महत्व के शहर है, जहाँ पर आपको मुगल कालीन काफ़ी स्थापत्य देखने को मिलता है, वो आपको आज भी आपको आगरा में देखने को मिलता है। तो आगरा को एक ऐतिहासिक नगर के रूप में स्थापित कर उसकी ऐतिहासिकता की शुरुआत करने का काम यहाँ पर एसएल यानी कि सिकंदर लोधी करता है। अब देखिए, ये 1506 में दिल्ली के स्थान पर आगरा को राजधानी बनाता है। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि सल्तनत काल में कुछ ऐसे शासक हुए जो दिल्ली से बाहर अपनी राजधानी बना रहे हैं। तो सल्तनत तो इनकी दिल्ली के नाम पर चल रही, दिल्ली सल्तनत हम उसे कह रहे हैं, लेकिन इनकी राजधानी कहीं और से संचालित हो रही है। अब देखो, ऐबक की राजधानी जो थी वह लाहौर थी और यहीं पर वह हॉर्स पोलो खेलते हुए मर गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दौलताबाद बनाया था। हालांकि बाद में उसने फिर दिल्ली को बनाया था और हमने पढ़ा था कि फिर दिल्ली को पुनः पुरानी दिल्ली बनने में, मतलब दिल्ली को समृद्ध होने में 14 वर्ष लग गए थे। और जो सिकंदर लोदी है वह आगरा को राजधानी बना रहा है। इनके अलावा जितने भी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान रहे, सभी की राजधानी क्या थी? तो वो थी दिल्ली। अब देखो, अपने अफगान अमीरों की शक्ति को नियंत्रित यह करता है और सिकंदर लोदी ने अफगान समानता की नीति का त्याग कर दिया, जो इसके पिता बड़ी बेरहमी से इस नीति को मान रहे थे कि अगर कोई अफगान सरदार आ रहा है तो उठ गए, अगर किसी से थोड़ी अनबन हो गई तो कहा कि भैया मेरी पगड़ी ले लो, तुम डिसाइड करो तुमको किसको सुल्तान बनाना है, अगर तुम्हारी इच्छा होगी तो मैं बनूंगा, अन्यथा नहीं बनूंगा। अब देखो, ये अफगान समानता की नीति का त्याग करता है और सुल्तान के पद को शक्तिशाली बनाता है। इसने अफगान अमीरों के व्यवहार को नियंत्रित किया और सुल्तान की प्रतिष्ठा में कमी होने पर उन्हें दंडित किया। इक़्तिदारों की एकताओं की जांच करवाई और उनसे नियमित राजस्व इसने वसूला। वह अमीरों के समक्ष सिंहासन पर बैठता था, ना कि कालीन पर। युद्ध की लूट में शरीयत के अनुसार सुल्तान का हिस्सा 20% उसने निर्धारित किया। अब ये कौन सा वाला, शरीयत के अनुसार वाला इसने निर्धारित किया, जबकि हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक जैसे शासक शरीयत के इस नियम के विपरीत जाते हैं, जहाँ पर 80% हिस्सा जो लुटेरे रखते हैं, तो वो कहते हैं कि 80% हिस्सा आपको सुल्तान को देना होगा और 20% हिस्सा यहाँ पर लूटने वाले को मिलेगा। सिकंदर लोदी यहाँ पर आदेश जारी करता है कि सुल्तान की आदेश को इक़्तिदार अपनी राजधानी से 6 मील पहले आकर लेगा और जब सुल्तान का आदेश पढ़ा जाएगा तो इक़्तिदार खड़ा रहेगा। तो कह सकते हैं कि ये सुल्तान की प्रतिष्ठा या फिर राजा की प्रतिष्ठा में ठीक वैसे ही वृद्धि करना चाहता है जो पहले के सुल्तानों के दौर में रही थी। अब देखो, सिकंदर लोदी यहाँ पर कहता है और इससे हमें पता चलता है कि उसने सुल्तान की प्रतिष्ठा को किस हद तक बढ़ा दिया था और किस हद तक उसने अनुशासन को लागू कर दिया था। तो सिकंदर लोदी कहता है, और ये काफ़ी प्रसिद्ध कोटेशन भी है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। वह कहता है, यदि मैं अपने गुलाम को अपनी पालकी में बिठाकर पालकी को ले जाने का अमीरों को आदेश दूं तो मेरे अमीर पालकी को कंधे पर उठाकर ले जाएंगे। उनको ये पता रहेगा कि उसके अंदर गुलाम है, उसके बावजूद अगर उसकी सुल्तान की पालकी में अगर एक गुलाम बैठा हुआ है तो वे उसको उठाकर ले जाएंगे, क्योंकि ये राजा का आदेश है।
अब देखो, इसके बाद में हम देखते हैं कि जो सिकंदर लोदी है वह धार्मिक दृष्टि से कट्टर सुन्नी था। इसने भी ब्राह्मणों पर जजिया कर वसूला। इससे पहले हम देख रहे हैं फिरोज शाह तुगलक, वह भी ब्राह्मणों से जजिया कर वसूलता है। और यह एक हिंदू बोधन की हत्या कर देता है, क्योंकि वह हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों को सत्य बताता है। ऐसे हम फिरोज शाह तुगलक के समय पर देखते हैं कि वह एक ब्राह्मण की हत्या वह सिर्फ इसीलिए करवा देता है क्योंकि वह हिंदू और मुस्लिमों के जो बीच में संवाद होते हैं, डिबेट होते हैं, उसमें भाग लेता है और उसमें हिंदू धर्म को एक बेहतर धर्म बताने का प्रयास करता है। इसलिए उसको वह जिंदा जलवा देता है। और यहाँ पर भी सिकंदर लोदी इसकी हत्या सिर्फ इसीलिए कर दे रहा है क्योंकि यह हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों को सत्य बता रहा है, दोनों को ही अच्छा बता रहा है। तो यहाँ पर सिकंदर लोदी इस बोधन की हत्या करवा देता है। सिकंदर लोदी ने मुस्लिम महिलाओं को पीरों की मजार जाने पर पाबंदी लगाई। सिकंदर लोदी ने सियाओं के त्योहार मुहर्रम पर भी इसने बैन लगा दिया। ज्वालामुखी मंदिर कांगड़ा उत्तराखंड में जो स्थित है उसको यह क्षतिग्रस्त करता है। तो ये सारे जो कथन हैं ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और फिर पूछा जाता है कि बताओ निम्न में से कौन सा कथन सही है या कौन सा गलत है। तो ये थोड़े एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं, इसलिए अगर आप इन्हें अभी अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। और ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रहते हैं नेट के एग्ज़ाम में, और ऐसे क्वेश्चन ही डिसाइड करते हैं कि आप एग्ज़ाम के इस पार हैं या उस पार हैं। देखो, सिकंदर लोदी कृषि एवं वाणिज्य व्यापार के विकास के लिए भी कदम उठाता है। अनाज उत्पादन को बढ़ाने के लिए अनाज पर जकात कर वह हटा देता है। बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने का प्रयास इसके काल में होता है। भूमि की पैमाइश कर भूमि की पैमाइश करवाता है और उसके आधार पर टैक्स लेता है। और पैमाइश के लिए ये गज सिकंदरी का प्रश्न करवाता है, और एक गज यहाँ पर 30 इंच का था। और ये हमें मुगल काल में भी, अकबर के काल तक हमें ये देखने को मिलता है। सिकंदर लोदी शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार करवाता है और मदरसों को राजकीय नियंत्रण में यहाँ लाता है। मदरसा उच्च शिक्षा संस्थान, हमने देखा था कि जो मदरसे होते हैं वह उच्च शिक्षा के संस्थान होते हैं और जो मकतब होते हैं वह प्राथमिक शिक्षा के संस्थान होते हैं। ठीक है, तो मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ साथ प्रशासन, लेखा व व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी यहाँ पर ये शुरू करवाता है। अब शिक्षा में सुधार के लिए उसने तालम्मा यानी कि फारस के 2 विद्वान शेख अजीमुद्दीन और शेख अलाउद्दीन को भारत बुलवाता है ताकि वह शिक्षा में सुधार कर सके। तो यहाँ पर ये थोड़े बहुत अच्छे काम भी करता है। शेख सादी फारस का विद्वान था, यह भारत में इसको आमंत्रित करता है। और जो सिकंदर लोदी था वह खुद भी एक अच्छा कवि था। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था, गुलरुखी उपनाम से। और कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है कि गुलरुखी नाम से दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान है जो गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखा करता था। तो वह था सिकंदर लोदी। इसने अनुवाद विभाग की स्थापना करवाया, जहाँ आयुर्वेद के एक ग्रंथ का अनुवाद फरहंग ए सिकंदरी या तिब ए सिकंदरी नाम से करवाया गया। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि फरहंग ए सिकंदरी या तिब ए सिकंदरी किस फील्ड से या किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ ग्रंथ है, तो आपको पता रहना चाहिए कि यह आयुर्वेद से जुड़ा हुआ ग्रंथ है। अब देखो, संगीत ग्रंथ का भी यह अनुवाद करवाता है लहजात ए सिकंदरी नाम से। और ऐसे ग्रंथ अक्सर पूछे जाते हैं और इनसे इनका राइटर या अनुवादक का नाम नहीं पूछा जाता, बल्कि ये पूछा जाता है कि भाई बताओ ये किस फील्ड का ग्रंथ है। जैसे यहाँ पर फरहंग या तिब ए सिकंदरी दिया होगा और फिर उसके नीचे दिया होगा जो उसका लहजात ए सिकंदरी ग्रंथ है, और फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इनके क्षेत्र कौन से। तो आपको पता रहना चाहिए कि जो फ़क्र ये सिकंदरी है, यहाँ पर जो ये ग्रंथ हम यहाँ देख रहे हैं फरहंग या तिब ए सिकंदरी है, तो ये आयुर्वेद से संबंधित ग्रंथ है। और यहाँ पर जो लहजात ए सिकंदरी है ये संगीत से जुड़ा हुआ ग्रंथ है। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे और यहाँ पर दोनों का विवाद भी हुआ था। और कहते हैं कि जो कबीरदास है, कबीरदास ने इसी के शासन को अच्छा शासन नहीं बताया है
और कबीरदास के जो अधिकारी थे वो बार बार सिकंदर लोधी के जो अधिकारी थे वो बार बार कबीरदास पर टैक्स देने की यहाँ पर डिमांड करते थे, वही ये टैक्स वसूलने आ जाते थे। तो इस पर भी वो कबीरदास के जब हम दोहे पढ़ते हैं तो कुछ राजा को लेकर जो कटाक्ष हम देखते हैं वो हम यहाँ पर उसमें जिस राजा का जिक्र करते हैं इनडायरेक्टली वो राजा कौन होता है, तो वो सिकंदर लोधी ही होता है। अब देखो, सिकंदर लोधी का जो वजीर था वह था मियाँ भूबा, और मियाँ भूबा मोट की मस्जिद का निर्माण करवाता है। तो ये भी पूछा जाता है स्थापत्य में कि मोट की मस्जिद जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो मियाँ भूबा ने करवाया था। और मियाँ भूबा कौन था, तो वह सिकंदर लोधी का वजीर था। वजीर एक प्रकार से वित्त मंत्री होता था, लेकिन वित्त मंत्री सबसे प्रमुख मंत्री होता है, तो कई बार इन्हें प्रधानमंत्री वाले दायित्वों के रूप में भी देखा जाता था, क्योंकि यह सबसे बड़ा मंत्री होता था। अब देखो, इब्राहिम लोदी की अगर हम बात करें तो 1517 से 1526 ईस्वी तक यहाँ शासन करता है। यह सिकंदर लोदी का पुत्र था और लोदी वंश का और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था, और यह एक अयोग्य व्यक्ति था, क्योंकि शासन के प्रारंभ में इसने अपने भाई जलाल शाह के साथ साम्राज्य का बंटवारा किया, लेकिन बाद में जब इसको लगता है कि भाई लालच आ गया है, तो जैसे इसके पिता जौनपुर छीन लेते हैं अपने भाई से उसकी हत्या करवा के, ऐसे ये भी अपने भाई की हत्या करवा देता है और सारे क्षेत्र छीन लेता है। अफगान अमीरों को नियंत्रित करने का यह प्रयास करता है, लेकिन कुछ अफगान अमीर यहाँ पर विद्रोह कर देते हैं, जिनमें आलम खां लोधी, जो कि इसका चाचा था इब्राहिम लोधी का, और दरिया खां लोहानी, जो कि बिहार का अधिकारी था। पंजाब का इक़्तिदार दौलत खां लोधी इसके समय स्वतंत्र स्थिति का उपभोग कर रहा था, जिसके पुत्र की इब्राहिम ने दरबार में बुलाकर हत्या करवा दी थी। अब यहाँ पर जो आलम खां लोधी होता है, जो दौलत खां लोधी होता है, इन लोगों के मन में खुन्नस रहती है, और आलम खां लोधी जो आलम खां लोधी है और दौलत खां लोधी है, सुल्तान के विरुद्ध काबुल के शासक बाबर से सहायता प्राप्त करने के लिए अपने दूत भेजते हैं। और कुछ इतिहासकार मानते हैं, और जो बाबर की जीवनी है बाबरनामा, उसमें भी ये वर्णन मिलता है कि इस समय पर जो राजस्थान क्षेत्र के शासक होते हैं चित्तौड़ के राणा सांगा, उनका एक दूत भी बाबर के पास में जाता है ताकि दिल्ली सल्तनत को उखाड़ के फेंका जाए। तो यहाँ पर बाबर के पक्ष में जो बातें बाबर अपनी जीवनी में लिखता है, उसके तर्कों को देखा जाए तो यहाँ पर ऐसा साबित करने का प्रयास किया जाता है कि जो राणा सांगा है वो चाहते थे कि दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाए और बाबर एक आक्रमणकारी के रूप में आए और दिल्ली सल्तनत को उखाड़ फेंके और चला जाए। बाद में राजपूत वहाँ पर अपना अधिकार कर ले और फिर से एक राजपूत वंश की शुरुआत हो जाए। हालांकि ये मत ज़्यादा प्रमाणित नहीं माना जाता है, क्योंकि राणा सांगा ने खुद इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, और अगर दिल्ली सल्तनत को प्राप्त करना ही उद्देश्य था होता तो राणा सांगा इस समय पर राजपूतों में सबसे शक्तिशाली शासक थे और उनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था। अगर दिल्ली सल्तनत पर अधिकार करना होता तो वे अपने राजपूत संघों की सेनाओं के साथ आक्रमण करते, तो दिल्ली पर वो बहुत आसानी से कब्जा कर सकते थे। तो ये मत बहुत ज़्यादा इतिहासकारों द्वारा मान्य नहीं है कि राणा सांगा ने अपना दूत भेजा बाबर के पास में, लेकिन चूंकि बाबर अपनी आत्मकथा में जिक्र करता है तो ये भी एक पॉइंट है, तो इसे यहाँ पर ध्यान रखना कि बाबर यहाँ पर अपनी आत्मकथा में जिक्र कर रहा है कि राणा सांगा ने भी उसके पास में एक दूत भेजा था भारत में आक्रमण करने के लिए। अब देखो, आलम खां व दौलत खां सुल्तान के विरुद्ध काबुल के शासक बाबर से सहायता प्राप्त करने के लिए अपने दूत भेजते हैं। मियाँ भूआ इसके समय भी कुछ साल वजीर रहता है। हालांकि विवाद होने पर जो सुल्तान इब्राहिम लोदी होता है वह मियाँ भूबा को जेल में डाल देता है। 1517 ईस्वी में खोताली के युद्ध में, जैसे हम यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो खोताली का युद्ध होता है इसमें राणा सांगा इब्राहिम लोदी को पराजित कर देते हैं। और ये छोटी मोटी पराजय नहीं होती, ये बहुत बड़ी पराजय होती है। और अगर राणा सांगा को दिल्ली पर अधिकार करना ही होता तो वह इसी समय दिल्ली पर अधिकार कर सकते थे। अब देखो, इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर के शासक विक्रमजीत, जो कि मानसिंह तोमर का बेटा है,
इसको पराजित करता है और ग्वालियर को दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है और बिक्रमजीत यहाँ पर अधीनता स्वीकार कर लेता है और बाद में फिर जो इब्राहिम लोदी है उसे शमशाबाद की जागीर दे देता है। साथ ही साथ जब इब्राहिम लोदी को लगता है कि भाई विदेशी आक्रमण हो सकते हैं तो वह अपना पूरा खजाना ग्वालियर के किले में रकबा देता है, क्योंकि ग्वालियर का किला सबसे सुरक्षित किला माना जाता था। और यहीं पर से जब बाबर आक्रमण करता है तो यहीं पर से बाबर के बेटे हुमायूं को खजाना की प्राप्ति होती है और उसी खजाने में दुनिया का सबसे प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर हीरा मिलता है। अब देखो इसके बाद में 1518 से 19 ईस्वी में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के सेनापति मियां माखन को पराजित किया। फिर से 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में मुगल शासक बाबर ने तोप खाने का प्रयोग करते हुए इब्राहिम लोदी को पराजित किया। युद्ध में इब्राहिम लोदी और बिक्रमजीत मारे जाते हैं और दिल्ली और आगरा में अधिकार के साथ मुगल राजवंश की स्थापना यहाँ पर बाबर करता है। अब देखो युद्ध भूमि पर मारा जाने वाला दिल्ली का एकमात्र और पहला सुल्तान कौन है, तो वो है इब्राहिम लोदी। तो यहाँ पर इब्राहिम लोदी भले ही योग्य था लेकिन उसके पास एक ऐतिहासिक तथ्य है कि भैया युद्ध करते समय वह मारा गया, इसलिए युद्ध करते समय मारे जाने वाला पहला और एकमात्र सुल्तान दिल्ली सल्तनत का कौन है, तो है इब्राहिम लोदी। और इसी के साथ में दिल्ली सल्तनत की हो जाती है समाप्ति और फिर होती है शुरुआत मुगल साम्राज्य की बाबर के साथ। बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक यहाँ पर शासन करेगा। उसके बाद उसका बेटा हुमायूं, फिर उसके बाद में अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहुत सारे इस तरह से शासक आपको मुगल काल में देखने को मिलेंगे। मुगल काल का जो मुख्य दौर यहाँ पर से शुरू होता है वह 1707 ईस्वी औरंगजेब की मृत्यु तक शुरू होता है और अप्रत्यक्ष रूप से कमजोर शासकों के साथ 1857 की क्रांति तक मुगल शासक हमें देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लंबा कार्यकाल हम देखते हैं मुगलों का यहाँ पर। तो तकरीबन 300 वर्षों का इतिहास हम आगे पढ़ेंगे, तकरीबन 331 वर्षों का। अगर हम 1857 और 1526 तक का अंतर देखें तो तकरीबन 331 या 300 350 के आसपास सालों तक का जो मुगल इतिहास है वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हमें सल्तनत कालीन प्रशासन और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर समझनी है, जिसके लिए आपको कुछ और वीडियोस सल्तनत काल के देखने होंगे। तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है वीडियो आपको कुछ अच्छा लगा होगा। ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिलेगी। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।